Hello and welcome to the class. My name is Prakhar Sharma. Introducing myself, uh, I have started my bachelor's in arts from 2018, and my subjects were sociology, history, and political science. Then I have done my master's in arts from subject sociology, and recently I have completed my fourth semester. And apart from this, I like teaching. I always love to teach. That is why I'm on this platform and I'm trying to pursue my career on this teaching. So let's get started. Here's the here's the syllabus for नेट syllabus है ये हमारा, जो हम पूरा कवर करेंगे। हम कवर करेंगे, इसमें 10 यूनिट्स हैं। इस टोटल 10 यूनिट्स हैं। इस 10 यूनिट्स में सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे बड़ा चंक है जो, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए, ट्रेडिशन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस, एमाइल डुर्कीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं। ये ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं। इन सब को हम धीरे धीरे, ये पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है कि ये थ्योरीज कहती हैं कि एक सोसाइटी एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, हर सोसाइटी एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है। और फंक्शनलिज्म क्या बोलता है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या बोलता है कि ये फंक्शन, हर स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन होता है। ठीक है, हर स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन होता है। उसके बाद अगर पार्सन्स को देखेंगे तो पार्सन्स मूविंग इक्विलिब्रियम बोलता है। मूविंग इक्विलिब्रियम वो क्या बोलता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, एक डिप्लीट होगा तो दूसरा उसका जो भी उसका फंक्शन होगा वो अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे फैमिली थी, फैमिली का फिर जो फंक्शन था, अब न्यू सोसाइटी में वो किसने, सोशलाइजेशन फंक्शन स्कूल ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद कोर्ट्स ने ले लिया। उसके बाद अलग अलग वृद्ध आश्रम बन गए। ये सारी चीजें इस वाले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बताती थी। ये सारी थ्योरीज जो सारे स्कॉलर्स हैं, मारिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टेलकॉट पार्सन, मर्टन एंड क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ये सबको हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म में, फंक्शनलिज्म में। और हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन, डबल हर्मेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, टू इंटरप्रेट, टू इंटरप्रेट। ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल हर्मेनेटिक्स। इसमें क्या होता है कि एक चीज इंटरप्रेट की, वही किसी ने लिखी और फिर हम उसको पढ़ते हैं। एक कल्चर को पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए कॉक फाइट हो रही है। ठीक है, एक मुर्गे की लड़ाई हो रही है, उसको किसी आउटसाइडर ने पढ़ा या देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। फिर उसने अपने इंटरप्रिटेशन को एक बुक में लिखा और फिर उसको हमने पढ़ा, तो सेकेंड इंटरप्रिटेशन हुआ। दैट इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ डबल इंटरप्रिटेशन। तो ये सब हम जीएच मीट, कार्ल मैनहाइम, एल्फ्रेड शूट्स, ठीक है, और गारफिंकल, इरविंग, ठीक है, ये सब हम अभी इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद वेट अ सेकेंड, शायद इसमें कुछ गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में पोस्ट स्ट्रक्चरल एंड, हम पोस्ट मॉडर्निज्म में देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब मॉडर्निज्म कहाँ से शुरू हुआ, मॉडर्निज्म ये शुरू हुआ 17th सेंचुरी। ठीक है, जब ठीक है, रेनेसांस आया, फिर एनलाइटनमेंट आया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद एनलाइटनमेंट आया, एनलाइटनमेंट के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सब आया। ठीक है, यहाँ से मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई, फिर सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म कब आया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। उसके बाद नई तरीके के अलायंसेस बने, नई थ्योरीज आई, लोगों को पढ़ने का तरीका अलग हुआ। तो पेरी बर्ड्यू, माइकल फुकॉल्ट, ठीक है, हेबरमास, गिडिंस, एंथनी गिडिंस, ये सब हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है ये काफी बड़ा है। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा, ये काफी बड़ा है। इसमें 5 टाइप्स ऑफ थ्योरीज और उसमें मल्टीपल थिंकर्स है, तो इसको पढ़ने में हमें ऑलमोस्ट 30 आवर्स का टाइम लगेगा।
फिर रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है, इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 यूनिट्स है जिसके अंदर सब पार्ट्स हैं जो हम धीरे धीरे कवर करेंगे, जिसको पढ़ने में हमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स लगेंगे, ठीक है। तो ऊपर हमें 30 फर्स्ट में 30 लगेंगे, इसमें 5 लगेंगे। फिर थर्ड यूनिट जो आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें देखिए सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप में वैसे ये एक अलग से एक यूनिट भी है। उसके बाद डिफरेंसेस, हायरार्की, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, एवोल्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट हमें 10 आवर्स का एक टाइम लगेगा थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हमें 10 आवर्स का एक टाइम लगेगा। रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी सारे स्कॉलर्स पढ़ चुके होंगे और रूरल अर्बन सोसाइटी में केवल जो टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हुए हम कवर करेंगे। उसके बाद स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट में भी हमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5 आवर्स ही लगेंगे, 5 आवर्स, है ना। एंड देन इकोनॉमी एंड सोसाइटी में भी हमें 5 आवर्स लगेंगे। ये हमें क्यों इतने कम लगेंगे? क्योंकि इसके ऊपर हम मार्क्स को पढ़ चुके होंगे, मार्क्स पढ़ चुके होंगे। उसके बाद न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरीज भी हम पढ़ चुके होंगे। तो अगर ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 5 आवर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ये तीनों जो हैं ये तीनों में 10 आवर्स लगेंगे। अब ऐसा क्यों 10 आवर्स क्यों लगेंगे भाई तीनों में? तीनों में 10 आवर्स इसलिए लगेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम स्कॉलर्स तो पढ़ चुके होंगे, बट ये जो एक एक यूनिट है, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसीज, आदिवासीज, इसमें अलग से हमें एक एक पॉइंट को, हर पॉइंट को अलग से इलेबोरेट और उसके लिए अलग से कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसमें 10 आवर्स लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड लास्ट में भी हमें 10 आवर्स लगेंगे। तो ये अगर हम ओवरऑल देखें तो यूनिट 1 हमारा 30 आवर्स का है, यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनिट 1 हमारा 10 आवर, यूनिट 2 हमारा 10 आवर्स का है, यूनिट 3 हमारा 5 आवर्स का है, यूनिट 4 हमारा 4 5 6 4 5 आवर्स का है, ये भी 5 आवर्स का है। सिक्स्थ हमारा जो है 5, उसके बाद सेवेंथ हमारा 10 आवर्स का है, एट्थ 10 आवर का है, नाइन्थ भी 10 आवर का है और 10th भी 10 आवर का ही है, ये भी 5 आवर का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा 30 40 50 60 70 80 90 100, ये टोटल ऑलमोस्ट हमारा 100 आवर्स का हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम या किसी में कम टाइम, आसपास मतलब अप्रॉक्स हमें अप्रॉक्स 100 आवर्स का टाइम लगेगा इस पूरे कोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब मैं एक कुछ टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा सो दैट आपको समझ आ जाए कि मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है। उसके बाद हम सारी चीज़ें एक एक कर करके देखेंगे। आज हम कार्ल मार्क्स की सिर्फ एक थ्योरी पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, उसकी मल्टीपल बुक्स थ्योरीज ये है। हमें आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस तरीके से टीचिंग का अप्रोच करता हूँ, तो आपको और मेरे में एक कंपैटिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, वो सभी थे। आई मीन उनकी थ्योरीज वाइड स्प्रेड थी, वो किसी एक नीश को नहीं पकड़े हुए थे। एक्चुअली कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक इकोनॉमिक उनके क्रिटिक्स उनको इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बोलते हैं, डिटर्मिनिस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि एक बेस है, एक बेस क्या है? इकोनॉमी, इकोनॉमिक बेस है, इकोनॉमिक बेस है और उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है जो क्या बोलता है? फैमिली, रिलीजन, ठीक है, फैमिली, रिलीजन, जो अदर अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सॉरी, जो अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, स्टेट या गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें किस पे खड़ी हुई हैं? इकोनॉमिक बेस पे। तो उनका ये मानना था कि इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कौन कर रहा है? इकोनॉमिक बेस ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि स्टेट है, तो क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत पैसे हैं
वही उनको फंड करते हैं, और स्टेट की जो पॉलिसीज होती हैं वो उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिनके पास इकोनॉमिक बेनिफिट है। या फिर उन्होंने रिलीजन को क्या बोला था, ओपियम टू द मासेस, टू द मासेस। और ये जो रिलीजन है वो किसको फेवर करता है, दोज हु हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिन हैव्स को कार्ल मार्क्स ने दो पे डिवाइड किया, हैव्स एंड हैव नॉट्स, है ना। इनको क्या बोला, हैव्स को प्रोलिटेरिएट एंड, सॉरी हैव्स को उल्टा हो गया, हैव्स को बोला बर्ग्योइस एंड हैव नॉट्स को प्रोलिटेरिएट। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया और उन्होंने बोला कि हर चीज इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अर्ली एजुकेशन में उन्होंने क्या बोला, ही वॉज बोर्न ऑन 5 मई 1880s। ठीक है, उन्होंने जर्मनी में पैदा हुए। उनकी स्टोरी थोड़ी सी डिप्रेसिंग टाइप की थी। जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लम्स बने, वहाँ पे वो रहे, उनके काफ़ी ज़्यादा उनके बच्चे भी थे जो मारे गए उन स्लम्स में। मारे गए इन द सेंस कि वो उनको अरेंज नहीं कर पाए उतना फूड, उतना बेसिक नेसेसिटीज, और इस कारण से उनके अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ, या खिलाफ, हाँ खिलाफ ही बोलेंगे, कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ एक घृणा आ गई। उनको लगा कि नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों के पास, माइनॉरिटीज के पास प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी के पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, और बहुत सारी जो अनप्रिविलेज्ड मेजॉरिटी है उनके पास कम रिसोर्सेज हैं। ये हम अभी भी देखते हैं। ऑक्सफेम रिपोर्ट में यही तो बोला गया ना। ऑक्सफेम रिपोर्ट में क्या बोला गया, इनइक्वालिटी की बात की गई। इनइक्वालिटी कैसी, कि ऑलमोस्ट 7% इंडियंस के पास अबाउट 72% वेल्थ है, या 10% इंडिविजुअल्स के पास 72% वेल्थ है। तो ये तब भी ये बात थी और अभी भी ये बात है, इनइक्वालिटी की बात। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो नोन एज यंग हेगेलियन। यंग हेगेलियन क्यों, हीगल हीगल एक हीगल एक फिलोसोफर थे। ठीक है, हीगल एक फिलोसोफर थे। ये उस कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद जब ये गए तो इन्होंने एज क्रिटिक टू हीगल काम करना शुरू किया, एंड दे वर नोन एज यंग हेगेलियंस। ठीक है, तो अगर हम देखें कार्ल मार्क्स की पब्लिकेशन, तो देयर इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो सबसे मेजर है। इसी में इन्होंने बताया कि कैसे वो प्रिमिटिव इकोनॉमी, ठीक है, उसके बाद एग्रेरियन, फिर यहाँ पे फ्यूडल कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अल्टीमेट एंड कहाँ पे है, कम्युनिज्म। अब ये कैपिटलिज्म से सोशलिज्म लाने के लिए रेवोल्यूशन लगेगा। रेवोल्यूशन कौन लाएगा, रेवोल्यूशंस लेके आएंगे प्रोलिटेरिएट कौन है, क्लास फॉर इटसेल्फ। अब ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने अपने इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताई थी। दास कैपिटल क्या है, दास कैपिटल में उन्होंने critique to political economy and he analyzed capitalist mode of production भी मार्क्स की एक थ्योरी है। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन इज सोसाइटी हाउ सोसाइटी organize itself to arrange its resources। अपने रिसोर्सेस अरेंज करने के लिए सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, उसको मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये सब मोड ऑफ प्रोडक्शन ही है, एग्रीकल्चर, फ्यूडल, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें दो तरीके से काम होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो तरीके से काम होता है। एक होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन कैसा होगा कि ओनरशिप है या नहीं है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो तरीके के रिलेशन है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके के हैं। प्रोलिटेरिएट ओनर होते हैं, और सॉरी बर्गियोइस ओनर होते हैं, और प्रोलिटेरिएट नॉन ओनर होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैकेनाइज्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोड्यूस कैसे होगा, तो मैकेनाइज्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। फिर इन्होंने ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आज हम ये पढ़ने नहीं वाले, आज हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं। तो अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी देखें तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बताया गया है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बोला गया है कि किस तरीके से सोसाइटी रन करती है। तो इनके हिसाब से एक होता है थीसिस, दूसरी आती है एंटीथीसिस, और फिर इन दोनों का मिलके बनता है सिंथेसिस। ठीक है, ये डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। तो डायलेक्टिकल क्या है, दोनों की लड़ाई होती है। डायलेक्टिकल में दो दो चीज़ों के बीच में लड़ाई होती है, मटेरियल के बीच में। और फिर सिंथेसिस एंटीथीसिस, और उसका थीसिस एंटीथीसिस, और फिर सिंथेसिस आता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन अभी मैंने बताया आपको कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन में अलग अलग ये, ठीक है। उसके बाद एलियनेशन, एलियनेशन का मतलब होता है डिसएन्चांटमेंट, डिसएन्चांटमेंट। इसमें क्या होता है कि इट कैन बी एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, और एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ये एलियनेशन हम आगे पढ़ेंगे। डिसएन्चांटमेंट कैसा होता है एलियनेशन, कि जैसे कि आज जो फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री है वहां पे कार बनती है। ठीक है, एक फैक्ट्री है जहां पे कार बनती है। अब इस कार को बनाने के लिए कई वर्कर लगते होंगे। ठीक है, इस कार को बनाने के लिए कई वर्कर लगते होंगे। लेकिन क्या ये वर्कर इस कार को, क्या ये वर्कर इस कार को ओन कर सकते हैं? क्रिएटर यही है, क्रिएटर ही तो ये वर्कर ही है ना, बट ये उसको ओन नहीं कर सकते, ओन नहीं कर सकते। इसीलिए उनका डिसएन्चांटमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट हो जाता है। जो प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्ट, जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो शुरू से पढ़ेंगे, तो प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन में, प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो क्रिएटर होता था, जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी, तो जिसने हंट किया प्रोडक्ट उसी का हो गया, तो कोई एलियनेशन नहीं फ्रॉम प्रोडक्ट। जिसने प्रोडक्ट किया वही ओन करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट हो जाता है। फिर एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ भी एक कॉन्सेप्ट है। सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू किस चीज के बारे में, कि एक प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, उसकी एक कॉस्ट होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है। ठीक है, उसकी जो फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस है, उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट तो क्या हो गई, जो उसमें सामान लगा जो प्रोडक्शन में, और जो लेबर लगी। लेकिन जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ये लेबर की, ये लेबर की मेहनत का है। ये एक्चुअली, ये लेबर की मेहनत है, जो कि प्रॉफिट किसके पास जाता है, प्रोलिटेरिएट या ओनर के पास चला जाता है। ये सरप्लस वैल्यू में बताया गया है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में किस तरीके से हर बार, जैसे कि चाहे एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, हर जगह दो पार्टीज एक दूसरे से लड़ेंगी और नेक्स्ट को सिंथेसाइज करेंगे, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। आज हम केवल पढ़ेंगे क्लास स्ट्रगल, आज हम पढ़ेंगे केवल, ये ओवरव्यू था, आज हम पढ़ेंगे क्लास स्ट्रगल। ठीक है, क्लास स्ट्रगल क्या है, ऑन द लाइन्स ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑन द लाइन ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हिस्ट्री ऑफ ऑल सोसाइटी टिल द प्रेजेंट इज क्लास स्ट्रगल अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स क्या बोलता है कि सारी जो हिस्ट्री है वो कुछ नहीं है, बस क्लास स्ट्रगल ही है। हर जगह देखेगा तो केवल क्लास स्ट्रगल दिखेगा, हिस्ट्री में केवल क्लास स्ट्रगल है। तो क्लास स्ट्रगल में होता क्या है कि दो बाइनियर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स दो बाइनियर्स होते हैं।
एक ओन करते हैं और दूसरे एक्सप्लॉइट होते हैं, एक ओन करते हैं और दूसरे एक्सप्लॉइट होते हैं, हर बार यही होता है। फिर एक दूसरे की तरफ जो उनका रिलेशन बनता है, जो प्रोडक्ट की तरफ रिलेशन बनता है, उससे ही हिस्ट्री का संचालन होता है। तो इन्होंने बोला कि क्लास स्ट्रगल एक्चुअली क्या हुआ इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने बताया कि कैसे प्रोलिटेरिएट्स यानी कि हैव नॉट्स कौन है? वर्कर्स, है ना। हैव नॉट्स कौन है? वर्कर्स की कंडीशन एक्सप्लॉयटेटिव है। कैसे एक्सप्लॉयटेटिव है? कि जो फैक्ट्री है ना, उसमें वर्किंग कंडीशन खराब है, ठीक है। टाइम कुछ फिक्स नहीं है, जो वेजेस हैं वो लो हैं, ठीक है, वेजेस लो हैं। उसके बाद उनसे काम कराया जा रहा है और प्रोडक्ट पे उनकी ओनरशिप नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स है किसकी? कैपिटलिज्म की अगेंस्ट ये प्रोलिटेरिएट क्लास या हैव नॉट क्लास, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोला कि ये जो कुछ ओनर्स हैं जिनको बर्गियोइस बोला गया, ये कुछ ओनर्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, ठीक है। ये प्रोलिटेरिएट्स को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, इनसे ही काम कराते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, और कुछ लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और ये लोग वंचित रह जाते हैं चीजों से। तो इन्होंने बोला इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या लगेगा? रिवोल्ट लगेगा। क्या लगेगा? रिवोल्ट लगेगा। रिवोल्ट कौन करेगा? ये वर्किंग क्लास करेगा। लेकिन वर्किंग क्लास कैसे करेगा ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रिवोल्ट कौन करेगा? वर्किंग क्लास करेगा, ठीक है। तो क्या आएगा? सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म इज वेयर व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, हाउ इज टू बी प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय स्टेट, ठीक है। प्रॉपर्टी किसकी होगी? पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, स्टेट की प्रॉपर्टी होगी। और स्टेट ओन कौन करेगा? वर्किंग क्लास करेगा। वर्किंग क्लास, यहाँ सबके लिए सब होगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, कम्युनिज्म आएगा, जहां पे कम्युनिज्म क्या है? स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म क्या है? स्टेटलेस सोसाइटी, जहां पे कोई किसी को ओनरशिप नहीं होगी, जिसको जो करना है, एक आदमी पेंटिंग भी कर सकता है, वही आदमी कुकिंग भी कर सकता है, वही आदमी फिशिंग भी जा सकता है। वो एलियनेशन से दूर हो जाएगा, जैसा प्रिमिटिव कम्युनिज्म था वैसा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो हमने बोला क्या कि बर्गियोइस से प्रोलिटेरिएट रिवोल्ट करेंगे और सोशलिज्म, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ चलेंगे। तो ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि दो कॉन्सेप्ट है, एक क्लास है, एक सेकंड पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है, ये शायद मिट रहा है या नहीं मिट रहा है, डोंट नो, ठीक है। तो एक दो कॉन्सेप्ट है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। दो कॉन्सेप्ट है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ क्या है? कि वो क्लास जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। क्लास इन इटसेल्फ क्या है? जिसमें कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस नहीं है इसका मतलब क्या है? कि वर्कर्स तो हैं बट एक दूसरे की तरफ ये सजग नहीं है कि हम सभी के साथ सेम प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये कंबाइंड नहीं है, एक दूसरे को एक दूसरे के दर्द में एक साथ नहीं खड़े हैं, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये होती है क्लास इन इटसेल्फ, जो कॉन्शियस नहीं है, इनके अंदर अभी कॉन्शियसनेस नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो हमसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये इनको अभी मालूम ही नहीं है कि एक्सप्लॉइट हो रहा है। दैट इज क्लास इन इटसेल्फ। जब इस क्लास इन इटसेल्फ के पास कॉन्शियसनेस आ जाएगी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है
कि इसमें फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेड कम टुगेदर, ये सब एक साथ आ जाएंगे, देन दे बिकम क्लास फॉर इटसेल्फ, एंड देन वे रिवोल्ट अगेंस्ट प्रोलिटेरियट्स। ठीक है, इस बीच में ये एक प्रोसेस है, लॉ ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एक कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या है कि कुछ लॉस के कारण, कुछ तरीकों के कारण ये जो रिवोल्ट है ये कैसे आएगा, ये कार्ल मार्क्स ने समझाया। तो पहला है लॉ ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन, जिसको होमोजेनाइजेशन बोला गया। इसमें क्या होगा कि देयर विल बी इंक्रीज इन मशीनरी, मशीन बढ़ जाएंगी। अब मशीन बढ़ जाएगी तो लोग जो वर्कर थे वो बाहर हो जाएंगे, फैक्ट्री से बाहर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इनका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अब इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, लेकिन ये प्रोडक्शन एक टाइम तक बढ़ सकता है, ये प्रोडक्शन एक टाइम तक बढ़ सकता है। उसके बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। जब ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इनके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी। खरीदता कौन था इनका प्रोडक्ट, यही लोग तो खरीदते थे ना। अब जब ये अनएम्प्लॉय हो जाएंगे तो खरीदेगा कौन, कोई नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन रहा था ये धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर ये सब बाहर हो जाएंगे और ये सब होमोजेनाइज वर्किंग क्लास बन जाएंगे। अभी क्या डिफरेंस आ रहा था, मैनुअल वर्कर, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, ये सब अलग अलग थे। लेकिन जब सब यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो सब एक ही साथ आ जाएंगे। उसके बाद पॉपुलराइजेशन, द अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल प्रोसीड, प्रोलेटेरियट्स विल बिकम पुअरर इन रिलेशन टू बर्गुइज। अब क्या है, पॉपुलराइजेशन, यहाँ पे गरीबी आती जाएगी। इवन जो बड़े बिग जाइंट्स है, मान लो रिलायंस है, रिलायंस क्या करेगा, छोटे छोटे प्लेयर्स को भी खाना चालू कर देगा इन द सेंस कि इनकी कंपनीज को अक्वायर करना चालू कर देगा। अब एक बिग जाइंट इन लोगों को भी गरीब बना दिया, जो एमएसएमई थी उनको गरीब बना दिया कैसे कि उनका भी बिजनेस एक पर्टिकुलर जाइंट के मोनोपोली आ गई। ठीक है, तो अब पॉपुलराइजेशन हो रहा है। पॉपुलराइजेशन मतलब यहाँ पे गरीबी आना है, पॉवर्टी आना है। तो ये लोग तो ऑलरेडी वर्किंग क्लास तो पॉवर्टी में था ही था, ऊपर से जो पेटी बर्गियोइस थे, कौन, पेटी बर्गियोइस मतलब छोटे बिजनेसमैन थे, वो भी गरीब हो गए। क्यों, क्योंकि उनका बिजनेस एक बड़े जाइंट ने खा लिया। अब सिर्फ एक बड़ा जाइंट बचा, मोनोपोली बची। ये लोग के पास इनकम नहीं है तो ये लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, मैकेनाइज प्रोडक्शन होता जा रहा है लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेट, पैटी बर्गियोइज इनटू प्रोलेटेरिएट, ये सब हो गया। अब फिर जब ये लोग कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी तो ये रिवोल्ट कर देंगे। ये क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। तो सोशलिज्म से, ओ सॉरी, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ मूवमेंट चले जाएगा। दिस इज नोन एज क्लास स्ट्रगल। क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बनी। इन इटसेल्फ मतलब अपने में रहने वाली क्लास, जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है। क्लास फॉर इटसेल्फ, अपने लिए जो क्लास बनी, ये जो यहाँ पे पॉपुलराइजेशन और डिप्रेशन के बाद ये जो क्लास बनी, ये अब रिवोल्ट करेगी क्योंकि ये क्लास फॉर इटसेल्फ हो गई। ये कौन सी क्लास हो गई, क्लास फॉर इटसेल्फ। अब ये सब मिलके रिवोल्ट करेंगे और सोशलिज्म आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये एक लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली।